Good afternoon. Essentials of valid contract. सबसे पहला प्रॉपर ऑफर, प्रॉपर एक्सेप्टेंस. दूसरा, तीसरा फ्री कंसर्न. चौथा, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज में कितनी चीज है? तीन. इट शुड बी 18 प्लस, साउंड माइंड, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ. मतलब अ मेजर पर्सन, अ साउंड माइंडेड पर्सन एंड अ पर्सन हु इज नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ कैन कॉन्ट्रैक्ट. बराबर. और हु कैनॉट कॉन्ट्रैक्ट अगर ऐसा दिया हुआ है तो माइनर, अनसाउंड माइंड एंड डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ. ठीक है, तो ये पर्सन को आप इनकॉम्पिटेंट बोल दोगे. नेक्स्ट पॉइंट था पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन अग्रीमेंट. तो जिस भी पर्पस के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया वो परफॉर्मेबल होना चाहिए, परफॉर्म एबल होना चाहिए. समझा? उसके बाद नेक्स्ट, अग्रीमेंट शुड नॉट बी डिक्लेयर्ड वॉइड और इलीगल. जो भी अग्रीमेंट बनाया गया वो या तो इलीगल नहीं होना चाहिए या तो एटलीस्ट वॉइड नहीं होना चाहिए. फिर इसमें एक स्टेटमेंट पढ़ा था, एवरी इलीगल इज वॉइड बट नॉट एवरी वॉइड इज, एवरी इलीगल इज बट नॉट एवरी वॉइड इज इलीगल. वेरी गुड. उसके बाद में नेक्स्ट, बस. तो अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग. सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग. सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, दैट इज, हाँ क्या बोले? हाँ रूल है, मतलब एसेंशियल है ये. ये 7th नंबर का एसेंशियल है. कोई रूल में डिफिकल्टी है किसी को? कर लेंगे रिवाइज अपन एक दो और वक्त. अभी फिलहाल ये लिख लो, 7th नंबर का रूल पढ़ रहे हैं हम. सर्टेनिटी, दैट इज सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग. यहाँ पर मीनिंग काय का, पर्पस का, या फिर बोलो कंसिडरेशन का, या फिर बोलो जो भी आपने प्रॉमिस किया है उसकी बात, या फिर प्रॉमिस से पहले वो था एक ऑफर. मतलब जो भी आप ऑफर करें या प्रॉमिस करें या फिर जो भी पर्पस के लिए अपन कॉन्ट्रैक्ट करें या फिर जो भी कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, इन सभी का मीनिंग एकदम क्लियर होना जरूरी है. कैसा होना चाहिए? क्लियर मीनिंग होना चाहिए. तो जिस भी पर्पस के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा उसका मीनिंग एकदम क्लियर होना चाहिए. इसके लिए एक ईडीएम है और से फ्रेज, कंसेंसस एड ईडम. कंसेंसस एड ईडम लिख लो. इसका मीनिंग होता सेम थिंग in the same sense is to be understood by both the contracting parties. पूरा लिख लो इतना, जल्दी जल्दी जल्दी. सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग. सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग का मतलब द मीनिंग शुड बी वेरी क्लियर. मीनिंग काय का? ऑफर का, या फिर बोलो प्रॉमिस का, या फिर बोलो कंसिडरेशन का, या फिर बोलो पर्पस का. मीनिंग एकदम क्लियर होना चाहिए. दैट इज कॉल्ड एज सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग. सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग के लिए एक लैटिन इडियम है, कंसेंसस एड इडियम. कंसेंसस एड इडियम का मतलब है सेम थिंग मस्ट बी अंडरस्टूड इन द सेम सेंस बिटवीन बोथ द पार्टीज, टू बोथ द पार्टीज. मतलब जो दोनों भी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज है वो भी जिस कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जिस भी कॉमन पर्पस के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों ने उसको उसी सेंस में समझना है, एक ही सिंगल सेंस में. मतलब बोथ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज मस्ट बी एट द सेम पॉइंट व्हाइल कॉन्ट्रैक्टिंग. दे शुड बी हैविंग अ थॉट, और वो थॉट दोनों के बीच में कॉमन होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए. तब जाकर हम बोलेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट है. कभी कभी क्या होता कि नहीं तो मैं कुछ बोल रहा हूँ
लेकिन तुम उसका कुछ और ही मीनिंग निकाल रहे हो, बिकॉज एवरीथिंग हैज गॉट टू मीनिंग्स, सो यू कैन टेक आउट द अनदर मीनिंग एज वेल। बट जब मैं कुछ बोल रहा हूँ तो जिस सेंस में मैं बोल रहा हूँ उसी सेंस में अगर तुमने समझा है तो वी कैन से कि हम दोनों एक ही पेज पर है। दैट इज वी आर ऑन द सेम पेज, दैट इज वी आर ऑन द सेम पॉइंट, वी आर अंडरस्टैंडिंग द थिंग इन द सेम सेंस। अभी समझा क्या? हम एक ही सेंस में बात को समझ रहे हैं। और जब तक कि ये म्यूचुअल नहीं होता है, मतलब जब तक कि ये सेम चीज सेम पॉइंट से नहीं समझी जाएंगी, तब तक के अग्रीमेंट वैलिड नहीं होगा। अगर अग्रीमेंट से सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग गायब है तो अग्रीमेंट की वैलिडिटी खत्म। क्यों? दिस विल लीड टू अ टर्म व्हिच इज कॉल्ड एज मिस्टेकन। मतलब क्या? ओ सर, मैंने गलती से कुछ और ही समझ लिया, आप कुछ और बोल रहे थे। समझा? मतलब मेरा सेंस कुछ और था बताने का और तुमने उसको कुछ और ही सेंस में समझ लिया। इसका कॉमन एग्जांपल है मेरे पास, कि जैसे मेरे पास फिलहाल दो फोन्स है, ठीक है? तो मैंने बोला मुझे एक फ़ोन बेचना है, मैंने सिर्फ इतना ही बोला, एक फ़ोन बेचना है वर्थ ₹20,000 में। कितने में? 20,000। तुम्हारे दिमाग में कुछ और चल रहा, मैं कुछ और सोच के बेच रहा हूँ। मतलब मैं किसी दूसरे फ़ोन की बात कर रहा हूँ और तुम किसी दूसरे फ़ोन की बात कर रहे हो। तो क्या हम एक पॉइंट पर है? नहीं। वो समझा क्या? सो ये कॉन्ट्रैक्ट हो नहीं सकेगा। समझा? यू हैव टू बी स्पेसिफिक। सर बताओ आप 20,000 में कौन सा वाला फ़ोन बेचने वाले हो? तो आई विल बी सेइंग पूरे स्पेसिफिकेशंस कि मैं ये वाला फ़ोन इतने में बेचना चाहता हूँ। ये वाला विल मेक द ऑफर मोर कॉन्टेक्सचुअल क्लियर, मतलब उसको बहुत ज़्यादा क्लियर कर देगा, तो सामने वाले के दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सर इससे मिलता जुलता रूल अपन ने पढ़ा है ऑफर में, ऑफर मस्ट बी सर्टेन, डेफिनेट एंड नॉट वेग। एग्जैक्टली, बस वही सेम रूल है जो इधर अप्लाइड है। ऑफर मस्ट बी सर्टेन, डेफिनेट एंड नॉट वेग। सर्टेन मतलब क्लियर, डेफिनेट मतलब सॉलिड, और क्लियर सर्टेन डेफिनेट एंड नॉट वेग मतलब अनएम्बिगुअस, दैट इज विदाउट एनी कंफ्यूजन, या फिर फ्री फ्रॉम एम्बिग्विटी बोलो, दैट इज फ्री ऑफ कंफ्यूजन। समझा? तो दैट विल लीड टू अ सर्टेन डेफिनेट एंड नॉट वेग ऑफर। समझा? तो उनका बोलना है चाहे ऑफर रहो चाहे एक्सेप्टेंस रहो, दोनों भी एक ही पॉइंट पर होने चाहिए। मतलब जो पार्टी ऑफर दे रही, जिस बारे में दे रही, एग्जैक्टली वही सेंस में वही समझना है टू द एक्सेप्टर। तब ऐसा माना जाएगा कि हाँ दोनों ने म्यूचुअली इस चीज पर अग्रीमेंट किया है। और अगर ऐसा अग्रीमेंट होता है तो ही अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ है। अगर ऐसा अग्रीमेंट नहीं होता है, मतलब ऑफरर कुछ और समझ रहा, एक्सेप्टर कुछ और समझ के एक्सेप्ट कर रहा है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज मिस्टेकन सेक्शन 20, 21 एंड 22। इन तीन सेक्शंस के तहत वो मिस्टेकन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मिस्टेकन, मतलब गलत अग्रीमेंट कहलाएगा। और ऐसे मिस्टेकन अग्रीमेंट लॉ की नजर में सीधा वॉइड होते हैं। क्या होते हैं? इसमें कुछ इलीगल नहीं है, ये सिर्फ बताया कुछ और सेंस में था और किसी ने समझ कुछ और सेंस में लिया है। दैट इज वाई इसको सिर्फ क्या बोला? वॉइड बोला। मतलब इस अग्रीमेंट का कोई इफेक्ट नहीं होगा। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर? पक्का? सो अपन ने कुल मिलाकर कितने रूल्स पढ़े हैं? प्रॉपर ऑफर, प्रॉपर एक्सेप्टेंस, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, फ्री कंसर्न, कॉम्पिटेंट पार्टीज, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन अग्रीमेंट, अग्रीमेंट मस्ट नॉट बी डिक्लेयर्ड वॉइड और इलीगल, एंड फाइनली अभी पढ़ा सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। ठीक है, पूछ वैभव। वैभव पूछना। हम्म। हाँ, फ्रॉड हो जाएगा। एग्जैक्टली exactly. ऑफरर ने ऐसा जानबूझकर किया कि उसने थोड़ा सा ट्रिकी ऑफर दिया और उसको पता था कि सामने वाला गलत समझ रहा है, फिर भी उसने ऐसा होने दिया, तो क्लियर है ना, ऑफरर के इंटेंशंस मेलाफाइड थे। क्या थे? जब मेलाफाइड इंटेंशंस थे तो इट इज क्लियर दैट ऑफरर वाज इंटेंडिंग टू डू अ फ्रॉड। तो बोले सर मान लो अगर इसमें फ्रॉड होता
तो वो होता अंडर सेक्शन 17, सेक्शन 17 के तहत फ्रॉड होता। और अगर सेक्शन 17 के तहत फ्रॉड होता तो वो सीधा होता वॉइड एबल, क्या होता। और अभी इधर क्या लिखा अपन ने, ये पॉइंट समझा क्या। अब बोले सर वॉइडेबल में क्या होता, कितने ऑप्शन मिलते हैं, एक तो अग्रीमेंट, या तो अग्रीमेंट, ये ऑप्शन किसको मिलता, अग्रीव्ड पार्टी, मतलब जिसके साथ बुरा हुआ है, मतलब जिसके साथ गलत हुआ है। बोल, एग्जैक्टली मेरे को लगा ही था ये आएगा। देख लो इधर, सुबह जो सेक्शन दिया था वो किसी अलग स्टेट का, किसी अलग सिटी का था, और अभी जो अपन सेक्शन देख रहे हैं वो किसी और शहर का, किसी और स्टेट का है। सुबह जो सेक्शन दिया था वो था कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 447, बराबर है। और ये सेक्शन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इसमें फ्रॉड का सेक्शन है 17। समझा क्या। स्लाइड्स सी डेफिनेशंस में फर्क पड़ जाता, अलग एक्ट में जब अलग ये सेपरेटली दिया हो तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता। एग्जाम्पल है मेरे पास में, ये भी लॉ का ही पार्ट है इसलिए बता रहा हूँ। इससे क्या होता, आपको कोई भी सब्जेक्ट में कोई टर्म नहीं समझता है तो आप क्या रेफर करते हैं, पॉइंट। डिक्शनरी कॉमन है, बराबर है, जिसके अंदर ऑलमोस्ट सारे वर्ड्स के मीनिंग दिए हुए हैं। लेकिन अगर सब्जेक्ट कॉमर्स अलग है और अगर सब्जेक्ट लॉ अलग है तो लॉ की एक अपनी डिक्शनरी है, कॉमर्स की अपनी एक डिक्शनरी है, दोनों की बुक अलग अलग है। पॉइंट समझा क्या, समझा। तो कुछ ऐसे शब्द है जो अलग अलग एक्ट्स में अलग अलग तरीके से डिफाइंड है, जैसा कि एक फ्रॉड है। लेकिन कुछ ऐसे भी शब्द है जो कॉमनली डिफाइंड है। अब बोले सर ये कॉमनली डिफाइंड है का मतलब क्या, वो कंपनीज एक्ट में भी सेम डेफिनेशन में है और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत भी उसकी डेफिनेशन सेम है। तो बोले सर ये कौन से एक्ट में लिखा जाएगा, दोनों में भी नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे अंडर जनरल एक्ट। कौन से एक्ट में लिखेंगे, अब ये जनरल एक्ट बोले तो क्या, जहां पर सारी डेफिनेशंस दुनिया के जितने लॉज है उसमें जो एक कॉमन शब्द है, मान लो गुड फेथ एक कॉमन शब्द है, तो ये गुड फेथ का मीनिंग लिखा कहाँ जाएगा, जनरल क्लॉजेस एक्ट में। कहाँ लिखते हैं, जनरल क्लॉजेस एक्ट। इसका मतलब सर हम ये बोल सकते हैं क्या कि सारे सब्जेक्ट्स की एक कॉमन डिक्शनरी है, तो वो कौन सी है, जनरल क्लॉजेस एक्ट। ताकि अगर जब भी कंपनीज एक्ट में भी वर्ड गुड फेथ नजर आए तो हम क्या रेफर करेंगे, जनरल क्लॉजेस एक्ट। और सर अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में भी गुड फेथ नजर आए तो हम रेफर करेंगे जनरल क्लॉजेस एक्ट। और दो एक्ट जो अपने बुक में दिए हुए हैं, एक है पार्टनरशिप एक्ट, उसमें भी गुड फेथ वाली डेफिनेशन है, और एक है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, उसके अंदर भी गुड फेथ की डेफिनेशन है। लेकिन ये चारों की भी डेफिनेशन कॉमन है, मतलब एक जैसी है, और एक जैसी होने की वजह से इसको इस एक्ट में लिखा हुआ है। पॉइंट क्लियर है, समझा। ऐसा एक्स्ट्रा था ये, बट हमारा इसमें एक और फायदा हुआ कि हम बात ही वही कर रहे थे कि सभी को एक चीज एक ही सेंस में समझनी है। तो हमारा एक और पॉइंट क्लियर हो गया कि दोनों पार्टीज जो ऑफरर है और एक्सेप्टर है उन दोनों के बीच में द सेम थिंग मस्ट बी अंडरस्टूड इन द सेम सेंस। अगर ये गलती से हुआ है तो दैट विल फॉल अंडर द वर्ड मिस्टेकन, या फिर बोलो मिस्टेक, अंडर सेक्शन 20, 21, 22 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और अगर सर ये इंटेंशनली किया गया है कि ट्रिक किया आपने किसी के साथ में, जानबूझकर ऐसा किया, तो दैट विल फॉल अंडर फ्रॉड अंडर सेक्शन
17 of the Indian Contract Act 1872. पॉइंट क्लियर? और कोई सवाल? पक्का? फिर अपन ने उस दिन मतलब एक दिन पहले एक रूल और पढ़ा था, अग्रीमेंट्स शुड नॉट बी void और illegal. अग्रीमेंट शुड नॉट बी void और illegal. सर दोबारा क्यों ले रहे? क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे थे जिनको नहीं समझा था पूरा. तो अग्रीमेंट शुड नॉट बी void और illegal का मतलब क्या है? There are certain agreements which are void and there are certain agreements which are illegal. सर दोनों में फर्क क्या है? void जरूरी नहीं है कि illegal हो, not necessarily illegal. void जरूरी नहीं है कि void बोला तो illegal ही होगा. एग्जाम्पल क्या था? गिफ्ट. समझा क्या? गिफ्ट देना इलीगल है? नहीं. लेकिन गिफ्ट देना लीगल भी नहीं है. तो जो लीगल भी नहीं है और इलीगल भी नहीं है वो कहाँ है? void है. ये पॉइंट समझा? लेकिन जो इलीगल है वो नेसेसरीली क्या है? वो नेसेसरीली void है. हर इलीगल void होता है? हाँ, हर इलीगल void होता ही है. कंपलसरी है सर? हाँ कंपलसरी है, कोई चेंज नहीं है. हर इलीगल हमेशा void रहेगा. सर एग्जांपल, डीलिंग इन ड्रग्स. तो दिस इज इलीगल. यस, दिस इज इलीगल एंड एज वेल एज void. सर ये तो समझ गया हमको कि इलीगल क्यों है या फिर इलीगल है, ये हमको पता है. सर अब ये इलीगल एज वेल एज void क्यों है? क्योंकि इलीगल चीजों को आप इफेक्ट नहीं दे सकते. अगर आप इलीगल चीजों को इफेक्ट दोगे तो ये पब्लिकली एक गलत मैसेज जाएगा. जब पब्लिकली एक गलत मैसेज जाएगा मतलब इसका ये हो जाएगा कि आप इसको अलाउ कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, करेक्ट, प्रमोट कर रहे हो, तो ये अलाउड नहीं है. तुमको इस चीज को करना है प्रोहिबिट, मतलब तुमको इस चीज को अलाउ नहीं करना है. प्लस लोगों को डराना है कि ये चीज गलत है, ऐसा करना भी बहुत गलत है, इसके लिए आपको पनिशमेंट और पेनल्टी भरनी पड़ सकती है. ये क्लियर करना जरूरी है. इस वजह से उसको लिस्ट डाले इलीगल, और क्योंकि उसको कोई इफेक्ट नहीं देना चाहते इसके लिए उसको बोल दिया void. अब पॉइंट की बात, किसी भी प्रकार का अग्रीमेंट अगर या तो void है या तो फिर इलीगल है, तो भाई सर एक बात तो क्लियर है कि वो वैलिड तो नहीं है. और जो वैलिड नहीं है तो सर एनफोर्स भी नहीं होगा, और जो सर एनफोर्स नहीं होगा तो सर कॉन्ट्रैक्ट बनने के काबिल भी नहीं. अब क्लियर है? पक्का? दिस इज नथिंग बट अंडर सेक्शन 2H एंड सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एसेंशियल एलिमेंट्स. 7 एसेंशियल्स पढ़े अभी फिलहाल, अभी एक बचा हुआ है. अब वो एक क्या है? तो ये तुम्हारा अग्रीमेंट जिस पर तुमने सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हुए हैं. अब बोले सर ये लिख तो दिए, दे आर पुट इन राइटिंग, ये सारी बातों का आपने लिख तो दिया, दे आर बीन पुट ऑन पेज, मगर सर इसके ऊपर दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है. पहली, दोनों जो भी पार्टीज है उनका साइन इंपॉर्टेंट है. ये हो गया सिग्नेचर. सर अग्रीमेंट कब का है? सर सर डेट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, सुबह भी पढ़ा था. नेक्स्ट सर, सिर्फ साइन और डेट से काम नहीं चलेगा, किसी अथॉरिटी ने इसको पहले करना चाहिए चेक. अगर अथॉरिटी ने चेक किया है तो उस अथॉरिटी का होगा वहां पर स्टैंप. समझा क्या? मतलब होना चाहिए उसके ऊपर स्टैंप. सर स्टैंप का इंपॉर्टेंस क्या है? स्टैंप सिग्निफाइज कि अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ है. समझा क्या? पॉइंट समझे क्या? सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो भूल ही गए,
ये लिखा हुआ होना चाहिए, रिटन। जब ये इन चीजों का आप मिला लोगे तो इसको बोला जाता लीगल फॉर्मेलिटीज, मतलब ये करना आपको बहुत जरूरी है। स्टैम्प दो तरीके से होता है, एक स्टैम्प ये वाला स्टैम्प होता है जो हम सील लगाते हैं वो, और दूसरा वाला होता है टू पे द फीस, टू पे फीस। जैसे अगर आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी की डील कर रहे हो, मतलब लैंड बिल्डिंग, इमूवेबल लैंड और बिल्डिंग, अगर इसकी कोई डील है तो ये डील करते वक्त आपको 5% का स्टैम्प ड्यूटी भरना होता है, 5% का टैक्स बोल लो, कितने, 5%, 5% का टैक्स एटलीस्ट आपको पे करना होता है। टैक्स वेराइज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, रीजन टू रीजन, बट ये एक स्टैंडर्ड मैंने बताया कि 5% का टैक्स इज एप्लीकेबल। तो अगर मैं अपनी प्रॉपर्टी किसी और को बेच रहा हूँ तो वहां पर स्टैम्प ड्यूटी एप्लीकेबल है, और ये स्टैम्प भरना टैक्स भरने जैसा है, कंपलसरी है। दोनों पार्टीज आधा आधा भी भर सकती, या फिर पार्टीज के बीच में वो हो सकता कि एक बायर भरे पूरा की पूरा, या फिर ये भी हो सकता कि एक सेलर भरे पूरा की पूरा। समझा क्या? वो अग्रीमेंट पे डिपेंड करता कि दोनों पार्टीज के बीच में स्टैम्प को लेकर क्या अग्रीमेंट है। स्टैम्प भरना ये कंपल्शन है, कौन भरेगा ये पार्टीज डिसाइड कर सकती। क्लियर है? तो इनको सभी चीजों को बोलते हैं, जैसे अपन ने लिखा डेट, रिटर्न होना चाहिए, सिग्नेचर होनी चाहिए, स्टैम्प होनी चाहिए, फीस भी भर दो, मतलब स्टैम्प ड्यूटी, टैक्स, इन सभी चीजों को बोला लीगल फॉर्मेलिटीज। तो इसको आखिरी एसेंशियल बोला जाएगा कि नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज आर टू बी कंप्लाइड। समझा? आर टू बी कंप्लाइड, खलास, लिख लो। ये ऐसे लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, और नहीं तो फिर डायरेक्ट पहले स्टेटमेंट लिखो, रूल का हेडिंग लिख लो। वो बाकी सब लिख लिया क्या ऊपर से? ये वॉइड, इलीगल, ये चाहिए तुमको? नहीं चाहिए ना? वैसे भी अपलोड कर दूंगा, अगर चाहिए रहेगा तो देख लेना। पहले भी लिखा हुआ है बट स्टिल आज थोड़ा सा अपन ने ज्यादा क्लियर लिखा। तो पॉइंट, लास्ट वाला पॉइंट लिख लो, अग्रीमेंट्स, सॉरी, नेसेसरी लीगल formalities are to be complied. Necessary legal formalities are to be complied. हो गया? Necessary legal formalities are to be complied. अब ये इस तरीके से भी लिख सकते, तुमको याद रखना है तो, ठीक है? तो टोटल मिलाकर एसेंशियल एलिमेंट्स हो गए 8, और मैंने पहले भी कहा था कि मेरे हिसाब से सेक्शन 10 में ये 8 एसेंशियल्स आते हैं, जिसको आपकी किताबों में 10 किया गया है। समझा क्या? इन्हीं 8 को तोड़ के 10 कर दिया, तो कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे उन्होंने एक ऐड कर दिया जो बताने की जरूरत नहीं थी, टू पार्टीज, और एक और चीज को उन्होंने सेपरेट कर दिया, वो है लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसिडरेशन को। तो ये अपन ने एक में लिखा है, उन्होंने 2 कर दिया है। ठीक है, बोल क्या बोल रहा? अलाउड नहीं है तो वो स्टेट लॉज में आता। इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि दोनों में से एक पार्टी डिस्क्वालिफाइड है। यहाँ पर पार्टीज कौन रहेंगी? महाराष्ट्र स्टेट प्लस गुजरात स्टेट। तो दोनों में से एक पार्टी इनकॉम्पिटेंट है, कौन सी? गुजरात। गुजरात वाली पार्टी को क्या बोला हुआ है? डिस्क्वालिफाइड है तुम्हारे लिए अल्कोहल की डील करना, अलाउड नहीं है, स्टेट लॉज है। क्या? एमपी में नहीं, यूपी में है। उत्तर प्रदेश में अफीम की खेती करना अलाउड है। उधर खेती किया तो अलाउड है, उधर जाके, क्योंकि वहां की सरकार उस बात की परमिशन देती।
लेकिन अगर तुम वहां से पौधा लेकर आके अपने महाराष्ट्र के अंदर अगर वो खेती करोगे तो इट इज प्योरली इलीगल। यहाँ की महाराष्ट्र सरकार तुमसे जमीन जब्त भी कर सकती फिर। जैसे चंदन के झाड़ उगाना अलाउड जरूर है, लेकिन उन झाड़ को काटना और बेचना ये अलाउड नहीं है। ये लॉ है। मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, सागवान क्या बोलते हैं उसको, कुछ तो भी, सैंडलवुड बोलेंगे उसको इंग्लिश में, वो तो एक्चुअली कहीं काटना अलाउड नहीं है। तो उसका कुछ रीजंस होंगे उसके कुछ अलग ही, लेकिन उगाना अलाउड है। तुम उन झाड़ों को अपनी खेत में लगा सकते हैं, लेकिन उन झाड़ को जैसे पर्सनल यूज के लिए अब तो कोई मालूम तो पड़ेगा नहीं ना कि तू झाड़ में से थोड़ा सा निकाल लेगा तो, लेकिन इन झाड़ को काट कर बेचना ये टोटल इलीगल है। ऐसा है। तो वैसा ही कुछ अफीम के साथ है। अफीम की खेती अलाउड है यूपी में। यूपी में वो भी एक कुछ पार्ट है जहां पर ये अलाउड है, ऐसा हर जगह अलाउड नहीं है। ये क्या काम में आता, तो ये दवाई मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग वालों को काम में आता। उधर मोनोपोली चलती है उन लोगों की फिर, क्योंकि ये बहुत कम स्टेट्स में अलाउड है, उसमें से यूपी एक स्टेट है जहाँ पे सबसे ज्यादा उत्पादन होता। वहां जाकर किया, वहां की सरकार से परमिशन लेकर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहां से पौधा यहाँ लेकर आ गए और यहाँ किया तो फिर एकदम डेफिनेटली इलीगल हो जाएगा। क्यों बताएंगा कोई? तो मेडिसिन मेकर्स तो करते ही ना, जितनी मेडिसिन बनाने वाली कंपनीज है वो खरीदती तो है ही ना उनसे, तो यहाँ से पैसा तो जाता ही उनको। वो इन मेडिसिन मैन्युफैक्चरर्स के लिए पहली बात तो रॉ मटेरियल है, दूसरी बात मेडिसिन मैन्युफैक्चरर के पास में डिग्री रहती काई की, मेडिसिन की, ड्रग्स बोलते हैं उनको, ड्रगिस्ट बोलते हैं, है ना, इसके लिए अलाउड है। डन, समझ गए? सारे एसेंशियल्स अभी के अभी लर्न चाहिए, सारे के सारे। सेक्शन 10 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहला प्रॉपर ऑफर, प्रॉपर एक्सेप्टेंस। प्रॉपर ऑफर, आई कांट हियर यू, फिर से बोलो, फिर से नहीं सुनाई दिया। खाना नहीं खाया क्या? अब ये मत बोल देना सर तुम्हारे कान में प्रॉब्लम है। दूसरा लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन। तीसरा सबको बोलना है फ्री कंसर्न। फ्री कंसर्न कैसा होना चाहिए? मतलब इंडिपेंडेंट, मतलब अगर कंसर्न अफेक्टेड है तो जबरदस्ती किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट है जो कि अलाउड नहीं है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, कॉम्पिटेंट पार्टीज। कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज में तीन चीजें हैं। 18 प्लस, साउंड माइंड, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ होना चाहिए। माइनर अनसाउंड माइंड डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में फिफ्थ, अग्रीमेंट, सॉरी, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन अग्रीमेंट। नेक्स्ट उसके बाद अग्रीमेंट्स नॉट टू बी डिक्लेयर्ड वॉइड और इलीगल। वॉइड भी नहीं होना चाहिए और इलीगल भी नहीं। इधर एक स्टेटमेंट याद रखना है, एवरी इलीगल इज बट नॉट एवरी वॉइड इज, एवरी इलीगल इज बट नॉट एवरी वॉइड इज, एवरी इलीगल इज बट नॉट एवरी वॉइड इज। याद रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, दैट इज कंसेंसस एड इडम। कंसेंसस एड इडम में same thing in the same sense is to be understood by both the contracting parties. Same thing must be understood in the same sense by both the contracting parties. एक और इडियम हमने मिस किया, कहां पर मिस किया बोलो? इडियम एक और मिस किया था, बोलो बोलो जल्दी। क्विड प्रो क्वो, दैट इज समथिंग इन रिटर्न। कार्यक्रम ये कंसिडरेशन में लॉफुल कंसिडरेशन, इस पार्ट में लिखते हैं क्विड प्रो क्वो, दैट इज नथिंग बट समथिंग इन रिटर्न। समझा क्या? एक कॉन्ट्रैक्ट में कितने प्रॉमिस रहते हैं? दो, आल्सो कॉल्ड एज रेसिप्रोकल प्रॉमिस। रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस पहले प्रॉमिस रहते हैं, फिर होता उनका परफॉर्मेंस। पहले कसम खाते और फिर होता परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में बारी बारी आती, मतलब पहले किसी पार्टी की बारी आएंगी, फिर किसी की पार्टी दूसरे पार्टी की बारी आएंगी। तो व्हाटएवर पहले ऑफरर की बारी आए या फिर हो सकता है पहले एक्सेप्टर की बारी आए, यू कांट से दैट। तो बारी किसी की भी आए, पहले जो परफॉर्म कर चुका उसका अधिकार है कि दूसरे ने भी परफॉर्म करना चाहिए। तो पहले का ऑब्जेक्ट दूसरे के लिए कंसिडरेशन, दूसरे का ऑब्जेक्ट
पहले वाले के लिए कंसिडरेशन। ये पॉइंट क्लियर है? पक्का? ठीक है। ऑफर के रूल्स याद है? फिर एक बार बोलेंगे ना। ऑफर मस्ट बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशन। दूसरा, ऑफर मस्ट बी नॉट वेग। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। सबके साथ बोलो, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द। फोर्थ रूल, ऑफर मस्ट बी with a view to obtain the assent of the other party. Very good. Fifth, ऑफर मे बी कंडीशनल। एक्सेप्टेंस हो सकता क्या? अगर एक्सेप्टेंस कंडीशनल है तो क्या? काउंटर ऑफर हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? एक्सेप्टेंस करते वक्त कंडीशन डाला, बट लगा दिया आगे, तो काउंटर ऑफर। समझ गया? हाँ, ठीक है। नेक्स्ट रूल ऑफ ऑफर, ऑफर मस्ट नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। एक्चुअली रूल यहाँ आता, तुमको मैंने लिखाया बाद में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑफर मे बी एक्सप्रेस्ड और implied, ऑफर मे बी जनरल और स्पेशल, एंड ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम इनविटेशन टू। बताओ कैसे? It cannot be directly accepted. Invitation to offer cannot be directly. Very good. Next, of a mere price statement is not an offer because it is an invitation to offer. बहुत बढ़िया, very good. उसके बाद में acceptance. Acceptance must be made only by the person to whom the offer is made. Very good. Offer acceptance. Acceptance. Acceptance must be absolute and very good. Third point. Acceptance must be communicated to the. Acceptance must be communicated to the. Very good. Fourth point. प्रिस्क्राइब मोड, ठीक है। उसके बाद रीजनेबल टाइम, वेरी गुड। उसके बाद एक्सेप्टेंस में बी एक्सप्रेस्ड और। अब चाहे देखो ऑफर एक्सप्रेस रहे या एक्सेप्टेंस एक्सप्रेस रहे, वो होगा ओरल या तो रिटर्न। और चाहे अगर ऑफर इंप्लाइड हो या फिर एक्सेप्टेंस इंप्लाइड हो, वो होगा बाय कंडक्ट, दैट इज बाय एक्शन। ये क्लियर रखना, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद अ mere silence does not amount। ये आखिरी था ना? मेरी चुप्पी मेरी हाँ नहीं है। वेरी गुड। पक्का? खत्म हो गए फिर? डन? अब सुनो, इतना सारा पढ़ लिया तो ये सवाल तो आना ही था, आज नहीं तो कल आना था, पर आना तो जरूरी था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन अग्रीमेंट एंड अ कॉन्ट्रैक्ट। डिफरेंस बिटवीन एन अग्रीमेंट एंड अ कॉन्ट्रैक्ट। एक काम करो, डिफरेंस बिटवीन का चार्ट ही बना लो। डिस्टिंग्विश बिटवीन लिखते ना अपन जैसे, बस उस तरीके का बनाना। और डिफरेंस तुम बताएंगे, मैं नहीं। हाँ ऑब्वियसली, इतना सारा बढ़ा दिया, अब तो आना ही चाहिए डिफरेंस। इतने सारे डिफरेंस है कि क्या बताएं भैया। पहले कॉलम वॉलम क्रिएट करो, एटलीस्ट आधे पेज की तो भी क्रिएट करना। रजिस्टर होंगे तो आधे पेज का तो भी लगे रहेगा ही रहेगा 100%। और फिर बाकी अपने नमक स्वाद अनुसार। तो तुम्हारे पेज में तुम्हारे हैंडराइटिंग अनुसार। ऐसा अच्छा लग रहा है, श्लोक दिन पे दिन थोड़ा सा पढ़ाई को लेकर सीरियस होते जा रहा है, उसका अटेंशन कंसंट्रेशन सब इम्प्रूव हो रहा है। अच्छा है, वेरी गुड। गुड पॉइंट, पॉइंट टू बी अप्रिशिएटेड। दुनिया में कितने वर्ड इंपॉर्टेंट है? क्या क्या है? सॉरी, थैंक यू और प्लीज। कौन? जय श्री कृष्ण कौन है? नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट है ना, बट ये एक साथ इंपॉर्टेंट है। चलो, अग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में का फर्क बताइए। हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, बोल प्राची। कॉन्ट्रैक्ट्स लॉफुल रहते और अग्रीमेंट्स लॉफुल नहीं रहते। तो ऐसा बोलना पड़ेगा ना, लिखो पहला पॉइंट, कॉन्ट्रैक्ट इज ऑलवेज लॉफुल।
अरे लिखने, कॉन्ट्रैक्ट इज ऑलवेज लॉफुल, ध्यान रहे कॉलम कॉन्ट्रैक्ट का होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट इज ऑलवेज लॉफुल, एन अग्रीमेंट मे बी लॉफुल कॉमा अनलॉफुल और void, तीनों भी। an agreement may be an agreement may be lawful comma unlawful और void। बताओ, बोलता नहीं, एक डिफरेंस और। वेरी गुड, a contract is always enforceable by law, contract is always enforceable by law। A contract is always enforceable by law, done। agreement may or may not be enforceable, agreements may or may not be enforceable, agreements may or may not be enforceable। बोलो, बोलना तो उसने कैन भी यूज किया ना, लिखो वैसे ही लिखते हैं अपन। agreements may be gracious or non gracious, agreements may be gracious or non gracious। कोई बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेशियस? सोशल ग्रेशियस वाले, और कमर्शियल वाले बहुत बढ़िया, एक नंबर, इतना जबरदस्त होने वाला है सेकेंड यूनिट अपना, एक नंबर, मतलब एक नंबर बेसिक पढ़ा दिया अभी, माहौल हो गया एकदम, माहौल तुम्हारी भाषा में। बताओ, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट में लिखो, कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑलवेज नॉन ग्रेशियस, कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑलवेज नॉन ग्रेशियस। बोलो वैभव। वेरी गुड, agreements can be oral or written, agreements can be oral or written, but वो उधर सॉरी कॉन्ट्रैक्ट में लिखो, कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑलवेज रिटन, अभी तो पढ़ा था ना एसेंशियल्स में, कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑलवेज रिटन। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे फिर, बताओ आगे क्या है। इतना जबरदस्त डिफरेंस है। बोलो बस, तुम सोचो, तुम्हारा दिमाग लगाओ थोड़ा सा बस, इतना जबरदस्त डिफरेंस है। मैं बोलूं, प्लीज एक बार सोचो, फिर सोचो, लो टाइम लो, 2 मिनट लो, सोचो और बताओ, एकदम जबरदस्त डिफरेंस है, मतलब ऐसा सुनने के बाद में तुम बोलेंगे ये ऐसा डिफरेंस है। बोलिए। अरे बताइए। चलो ठीक है, सेक्शन भी फर्क है, हाँ, और कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2H नहीं, पर ये नहीं था जो आई वाज एक्सपेक्टिंग, बट लिख दो, अग्रीमेंट वाले कॉलम में लिखना सेक्शन, ऐसा पूरा लिखना SECTION, सेक्शन 2, और ब्रैकेट में स्मॉल लेटर्स में E, लिखे क्या?
बोलो बोलो बोलो। एक नंबर। कहाँ देख के बोला पर वो बोल। है ना। नालायक। लिखो। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट। ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखेंगे। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट। और इधर लिखो। नॉट ऑल अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। नॉट ऑल अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। और एक डिफरेंस बोल। गलत है ये स्टेटमेंट। हो ही नहीं सकता। ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंस छोटा वाला है बट लिख लो ये भी। अग्रीमेंट इज अ वाइडर टर्म, कॉन्ट्रैक्ट इज अ नैरोअर टर्म। क्या बोले। मैं बोलूं। अग्रीमेंट में लिखना। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। नहीं इक्वल टू काय को लिखना पड़ता है। डीम्ड है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, बस इतना ही लिखो। कौन से कॉलम में लिखेंगे। अग्रीमेंट में। और कॉन्ट्रैक्ट में लिखो अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। है वो डिफरेंस भाई, अब क्या है उसमें। अब वो मालूम है क्या तुमको, ऐसा छी छा क्यों लग रहा होगा वो डिफरेंस, मालूम क्या। क्योंकि तुमने सब पढ़ लिया। इसके लिए तुमको लग रहा है कि ये क्या डिफरेंस है। ये तो बहुत ही आसान है बे। बोलो। नहीं ऐसा नहीं है। नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वो अग्रीमेंट्स वैलिड अग्रीमेंट्स है तो फिर तो बाउंड है ना। वो होता ही नहीं ऐसा। ये इसने भी जो बोला वो नहीं होता, सार्थक ने जो बोला। कोई और डिफरेंस सूझ रहा क्या तुमको। बोलो। नहीं। बोलो बोलो जल्दी बोलो। हो गया। एक काम करो जगह छोड़ दो। अब थोड़ा आगे बढ़ते। फिर कुछ सूझ गया अगर तो लिख लेंगे, है तो सही। कुछ तो है जो बाकी है, लेकिन अभी सूझ नहीं रहा तो फिर काय को बाद में देखेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी हेडिंग डाल लो। फ्रेश हेडिंग डालना सेंटर में। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सेंटर हेडिंग। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अपन ने पहले टाइप्स ऑफ ऑफर पढ़ा था, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। अभी अपन पढ़ रहे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। समझा क्या। एक्चुअली अपन ने लिखना चाहिए था टाइप्स ऑफ अग्रीमेंट, बट अपन ने टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लिखा। ब्रैकेट में लिख दो अग्रीमेंट्स। लिखे क्या। अरे लिखे क्या। वो वैसे ही है। गोल गोल है सब। अभी ठीक है।
अभी ठीक है कि अभी भी गलत है? अभी ठीक है कि गलत है? अभी चलेगा? तीन, ऑन द बेसिस ऑफ, वेरी गुड, वैलिडिटी। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। और तीसरा, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। धीरज भाऊ किताब बंद रखें। ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, बोलू? बोलू क्या? पहला, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। देखो, पहला वैलिड है, दूसरा वॉइड है, तीसरा चौथा, पांचवा, सर आपने सिर्फ वैलिड के आगे कॉन्ट्रैक्ट लिखा, बाकी तो चारों की चार कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ना? बराबर है ना कि नहीं? अभी जादू देखो, जादू। मैं वॉइड के आगे भी कॉन्ट्रैक्ट लिखूंगा एवं वॉइडेबल के आगे भी कॉन्ट्रैक्ट लिखूंगा, तुम मेरे को गलत नहीं बोल सकते। क्योंकि आप सर हो। इलीगल तो डायरेक्ट अग्रीमेंट है, और अनएनफोर्सिएबल भी डायरेक्ट अग्रीमेंट है, वो अग्रीमेंट ही आएगा उधर लिखा हुआ। इलीगल के सामने अग्रीमेंट लिखेंगे और अनएनफोर्सिएबल के सामने भी अग्रीमेंट लिखेंगे। सर वैलिड का समझ में आता, वॉइड और वॉइडेबल ये दोनों को आपने कॉन्ट्रैक्ट क्यों लिखा? ध्यान से देखो, वॉइड दो नेचर के, वॉइड ये चीज दो नेचर की है। कुछ रहते जो वॉइड एब इनिशियो रहते, वॉइड एब इनिशियो, ये लिखना है तुमको। और कुछ रहते जो वॉइड एब इनिशियो, ये वर्ड पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं। वॉइड एब इनिशियो का मतलब होता है जो शुरुआत से वॉइड है, मतलब फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग दे आर वॉइड, मतलब जब अग्रीमेंट बना था तभी वॉइड था वो, उसी दिन वॉइड था। हो सकता सर कोई एसेंशियल एलिमेंट गायब होगा इसलिए वो शुरुआत से ही वॉइड है। और कुछ ऐसे रहते जो शुरुआत में वैलिड होते हैं, बाद में जाकर बनते वॉइड। समझा क्या? ऑन स्टेज वन मतलब एट द टाइम ऑफ मेकिंग दे आर वैलिड, बट ऑन स्टेज टू और फाइनल स्टेज दे बिकम वॉइड। पॉइंट समझा? ये ऐसा कि ऐसा कॉपी करो पहले। नहीं ना, अभी देखना दो बाकी ना। तो फिर ये किधर लिखने का, ऐसा हेडर पे लिख दो, हेडर हेडर पे एकदम ऊपर। जल्दी करो यार, टाइम कम है बहुत मेरे पास। वॉइड एब इनिशियो, स्पेलिंग गलत लिख लिया, कोई बोलता भी नहीं मेरे को। वॉइड एब इनिशियो का मतलब होता है वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ये लिख के रखना है तो लिख के रखो, हाँ वापस आएगा ये। वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। और दूसरा है वैलिड, पहले था फिर बन गया वॉइड, पहले वैलिड था फिर क्या बन गया? ठीक है, बोलू क्या? पक्का? अब इसमें से जो वॉइड एब इनिशियो है वो तो डायरेक्टली पहले से ही वॉइड है, तो वो ऑब्वियसली अग्रीमेंट तक ही सीमित रह गया, वो कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता। लेकिन जो पहले वैलिड था मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट था, वो बाद में कुछ तो ऐसा हुआ
कि वो बाद में कुछ ऐसा हुआ कि वो वर्ड बन गया इवेंचुअली। तो ऐसा क्या हुआ, ध्यान से सुनना। 1 अप्रैल 2022 इस दिन मेरे और चैतन्य के बीच में शक्कर को लेकर एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, शुगर, समझा क्या? हाँ, कब हुआ कॉन्ट्रैक्ट? 1 अप्रैल 2022 को। हमारी डील ये हुई कि मुझे इसको शक्कर सप्लाई करना है 1000 किलोज, मतलब 1 टन शक्कर उसको सप्लाई करनी है। शक्कर सप्लाई करने के लिए उसने मुझे टाइम दिया, बोले सर मई महीने तक आपको शक्कर सप्लाई करना है। कब करना है? मई महीने में आपको परफॉर्म करना रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ? अप्रैल में। परफॉर्म कब करना है? मई मंथ में। क्या हुआ? अचानक से मोदी जी का हृदय परिवर्तन हुआ। उन्होंने बोला हम डायबिटीज मुक्त भारत बनाएंगे। क्या बनाएंगे? डायबिटीज मुक्त भारत। बोले शुगर नहीं। तो मोदी जी को सवेरे जाग आई, चाय पीते पीते मोदी जी ने डायरेक्ट अनाउंस कर दिया 25 अप्रैल को आज से शक्कर सुबह 8 बजे हुआ है। हाँ, हर बंद करने वाली चीज 8 बजे होती है। अब वो रात के रहो कि सवेरे के रहो। पर ये चाय वाली थी तो ये सवेरे में होनी थी ना, शक्कर चाय कनेक्शन। तो कितनी तारीख को किया मोदी जी ने? 25 अप्रैल को किया। क्या किया? शक्कर आज से बैन। बैन, सीधा बैन। बैन बोले तो शक्कर के साथ में दिखे तुम कि अंदर जेल में, इलीगल डायरेक्ट। अब पॉइंट कि मई महीने में मेरे को इसको 1000 किलो शक्कर देनी है। कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना, कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा तुम बताओ? परफॉर्म करूं कि नहीं करूं? क्यों नहीं करूं? परफॉर्म किया तो इलीगल हो जाएगा, बराबर ना? तो मोदी जी के 25 तारीख वाले स्टेटमेंट की वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट पहले क्या था, वैलिड था, वो क्या हो गया? इसको बोलते सुपर वेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। क्या बोलते हैं? सुपर वेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। इसका मतलब क्या होता कि अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिससे कॉन्ट्रैक्ट हो गया वॉइड, और ये ना ऑफरर की गलती है ना ही एक्सेप्टर की। मतलब जो दो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज है, मैं और चैतन्य, हम दोनों में से किसी ने भी डिफॉल्ट नहीं किया, दोनों भी इंटेंशन रखते एग्जीक्यूट करने का, लेकिन किसी थर्ड पार्टी की वजह से बैन हो गया। समझा क्या? किसी थर्ड पार्टी की वजह से बैन हुआ, और ये बैन की वजह से हम ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर पा रहे, क्योंकि किया तो हम दोनों जेल में हो जाएंगे। समझा? दिस इज कॉल्ड एज सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी। आज का सेशन यही समाप्त। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। पूरा रिकॉर्डेड है।